आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हाउ आर यू माय फ्रेंड्स? आर यू फाइन? यस, यू मस्ट बी फाइन। माई सेल्फ रमेश बिरादर, असिस्टेंट प्रोफेसर, GFGC चिड़गुप्पा, Hindi Department of Hindi. Today I am going to teach you representation, यानी अभिवेदन. So I am here to present this class. So I am going to start in Hindi. मैं रमेश बिरादर सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है संप्रेषण के ही भाग में रिप्रेजेंटेशन, उसको हम अभिवेदन कहते हैं. अभिवेदन या रिप्रेजेंटेशन उसे हम अंग्रेजी में बुलाते हैं. तो ये अभिवेदन के बारे में हम पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पिछले सत्र में हम लोगों ने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, रिपोर्ट के तत्वों के बारे में पढ़ा, रिपोर्ट किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा. तो संप्रेषण का एक दूसरा भाग है अभिवेदन या रिप्रेजेंटेशन. इसका क्या अर्थ है, क्यों ये जरूरी है? तो मैं एक उदाहरण के साथ देना चाहता हूँ आपको कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप 5 साल से काम कर रहे हैं, आपका उन्नतीकरण नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? या किसी का टाइम टेबल है, आपको काम करने का एक समय है, वो समय सीमा से ऊपर नीचे हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? या आपको कुछ सहूलतें चाहिए, आपको वो सहूलतें नहीं मिल रहे हैं भारतवासी होते हुए, तब आप क्या करेंगे? या कुछ भी आपको बदलना है, या कुछ यहाँ जो नियम है वो नियम को लागू करना है या उस नियम का विरोध करना है, तब क्या करेंगे? वेरी नाइस. क्या करेंगे? हम हड़ताल करेंगे. वेरी गुड. हड़ताल करेंगे या हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे, विरोध का प्रदर्शन करेंगे. अभी कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रहे, तब क्या करेंगे? आप विरोध करेंगे उसका. या हेडमास्टर या प्रिंसिपल ने कहा आपको 1000 रुपये की फीस भरना है, उसका कोई कारण भी नहीं है, तब क्या करेंगे? आप विरोध करेंगे. तो विरोध करना है तो भी उसका एक तरीका होता है. तो विरोध किस तरह से करेंगे, उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका जो विरोध है वो किस तरह से होगा, या अपने रिक्वेस्ट को आप रखेंगे. विरोध का मतलब है कि वो जो रूल्स है, जो कानून है, उसके विरोध में आपका विचार रखना. तो विचार रखना है तो वो हम किस तरह से रखें? तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो कई नमूने से हो सकता है, जैसे कि स्त्री शक्ति या स्त्री के हक, स्त्री के विचार, या अपॉइंटमेंट के बारे में हो, या क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में हो, या डिसएडवांटेज के बारे में हो, या कंपनी में देखेंगे तो उनके पैसे, कंपनी में पैसे के बारे में, पैसे उनको अभी ज़्यादा चाहिए तो मार्केट से उठाना चाहते हैं, तब भी आपको उसके बारे में क्यों उठाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका भी रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा. तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वो कई नमूने से या कई जगह पर कई अलग अलग हिसाब से वहाँ दर्शाया जाता है. जैसे कि वर्ल्ड वाइड जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर जो होता है, ये इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉम्बैट के हिसाब से होता है, फ्लैगशिप के बारे में रिप्रेजेंटेशन होता है. तो इस तरह से अनेक तरह से रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं. तो हम संकल्पना की दृष्टि से अभिवेदन को ही रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. शब्दकोश की शब्दावली में इसके अलग अलग अर्थ मिलते हैं, तो उस अर्थों को इस तरह से हम देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो
शब्दकोश के शब्दावली के हिसाब से तथ्यों के संबंध में दृष्टिकोण या तर्क प्रस्तुत करना, यानी तथ्य यानी जो सत्य है उसके हिसाब में, उसके संबंध में अपना दृष्टिकोण रखना या अपने तथ्य को रखना या हमारी याचिका रखना, याचिका यानी हमारे रिक्वेस्ट को रखना या उसका विरोध करना या विरोध प्रदर्शन करना या प्रतिवाद करना, विरोध करना, इसे ही हम अभिवेदन कहते हैं या रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दूसरे मतलब में किसी विषय के संबंध में प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना, यानी कुछ रूल्स हो रहा है, उससे हमें कुछ तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को अपने बड़े अधिकारियों के सामने रखना या उनका ध्यान आकृष्ट करना। 1 घंटे के लिए रोड बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वे निवेदन करते हैं, तो वो भी एक, उसको भी हम अभिवेदन कहते हैं। किसी विषय के संबंध में प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना, इसके लिए किया गया निवेदन या आवेदन। फिर तीसरा परिवर्तन करवाने, परिवर्तन करवाने यानी चेंजेस लाने के लिए, किसी कार्रवाई पर रोक लगाने, यानी कोई कानून बनाया है उसको रोकने के लिए। उदाहरण के लिए अभी किसानों के लिए कई कानून बने हैं, तो उसके लिए अभी 6-7 महीने से वो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। या कुछ बदलना है, अभी बदलना किस तरह से है, जैसे कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो उसके लिए कोर्ट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय लेता है निर्णय देने के लिए, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। यानी परिवर्तन चाहिए हमें, महिलाओं की न्याय बहुत जल्दी जल्दी चाहिए महिलाओं को, तो ये परिवर्तन, इस तरह से परिवर्तन करवाने के लिए या किसी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए, उसका उदाहरण मैंने दिया, ये किसानों के आंदोलन चल रहे हैं या कई अभी हमारे देश में तो जैसे बीजेपी सरकार आया तब से आंदोलन चल रहे हैं, तो उसके लिए उद्देश्य से तथ्यों, कारणों या तर्कों सहित प्रस्तुत किए औपचारिक और गंभीर विवरण या अभ्यावेदन, यानी उसके विरोध में जो तर्क है उसको रखना। फिर चौथा है अभिवेदन किसी व्यक्ति या समान हितों वाले जनसमूह द्वारा, यानी एक गुंपु, एक क्लास, जो जनसमूह होता है उनके द्वारा उच्च अधिकारी या स्वतंत्र निकाय को प्रस्तुत किया गया विनम्र विरोध या विरोध प्रदर्शन या शिकायत ही क्या है, अभिवेदन है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अच्छे अभिवेदन के लक्षण क्या है, इसके बारे में देखिए। अभिवेदन क्या है आपको समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन करना है, तो किस किस तरह से हो सकता है? यहाँ हो सकता है याचिका, विरोध प्रदर्शन, प्रतिवाद या अपना तर्क प्रस्तुत करना या ध्यान आकृष्ट करना, बड़े प्राधिकारियों के सामने अपना ध्यान आकृष्ट करना, या परिवर्तन करवाने के लिए किसी कार्रवाई पर रोक लगाना या परिवर्तन करवाना, या उद्देश्य से तथ्यों और कारणों, तर्कों सहित प्रदर्शित करना। तो ये सब कुछ किसमें है? अभिवेदन के ही भाग हैं। तो अच्छे अभिवेदन के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो अच्छे अभिवेदन में कौन से तत्व है? तो उस अभिवेदन में विरोध होना चाहिए या विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो वहाँ पर किसी विषय या निर्णय से संबंध में प्राधिकारियों का मात्र ध्यानाकर्षण ही नहीं, लिखित रूप में विरोध का प्रदर्शन, अभिव्यक्ति करना इसमें शामिल होता है। लिखित अभिव्यक्ति के बाद से विरोध की अलिखित या मौखिक अभिव्यक्ति का भी संकेत इसमें मिलता है। व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्राधिकारियों के पास जाकर मौखिक रूप से भी किसी बात को लेकर अपना विरोध अभिव्यक्त कर सकते हैं। रेलवे की बुकिंग काउंटर पर ऐसे सार्वजनिक स्थानों में विरोध का मौखिक रूप प्राय देखने को हमें मिलते हैं। यानी रेलवे बुकिंग काउंटर पे गए हैं, टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन चले जा रहा है, तब भी हम विरोध करते हुए देखते हैं। कभी कभी विरोध प्रदर्शन झगड़े का रूप भी ले लेता है, लेकिन यहाँ हमारा संबंध लिखित रूप से विरोध प्रदर्शन करने से है, न कि झगड़ा करने से नहीं है। शिकायत के रूप में भी विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। अभिवेदन शिकायत होता है, मगर वहाँ शिकायत ही नहीं, वहाँ न्यूनतः सामान्यतः केवल असंतोष के अभिव्यक्ति ही रहती है। यानी विरोध करना यानी हमारा जो उसके
प्रति जो विषय है उसके बारे में हमें असंतोष प्रकट करना ही अभिवेदन कहलाता है। तो कोई भी विरोध प्रदर्शन हो वहाँ विनम्रता से ध्वनि की अपेक्षता होनी चाहिए। अभिवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या समूह को जब लगता है कि विनम्रता पूर्वक काम नहीं चल रहा है तभी वहाँ अभिवेदन विनम्रता को छोड़ सकता है या कठोरता में बदल सकता है। तो फिर दूसरा हम देखते हैं कि तथ्यपरक, तथ्यात्मकता और तार्किकता, यानी जो विरोध करते हैं उसमें तथ्य होनी चाहिए और तार्किकता यानी एक विचार उसके अंदर होनी चाहिए। यानी तथ्यात्मक और तार्किक का प्रमाण जितना अधिक होता है वहाँ उतना ही विरोध बहुत प्रभावी होता है। राग द्वेष या उनके ऊपर बदला लेने के चक्कर में या उनकी भावुकता के कारण आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ विरोध प्रदर्शन क्या हो जाता है, वहाँ विरोध प्रदर्शन उसका जो परिणाम है वहाँ नेगेटिव साइड पे जाता है, उल्टे आपको ही उसका कष्ट भोगना पड़ता है जो विरोध कर रहे हैं। इसलिए वहाँ जो विरोध है वहाँ तथ्यपरक होनी चाहिए और तार्किकता से युक्त होनी चाहिए। अपने बात को वहाँ तर्क सम्मत रखना चाहिए। यही बात अभिवेदन के उद्देश्य की ओर ले जाती है। और उद्देश्य की विभिन्नता, तो अभिवेदन में हम देखते हैं कि एक ही विषय के बारे में कई उद्देश्य हो सकते हैं। वो तो जैसे कि किसी विषय के संबंध में प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षण एक तरह हो सकता है और तथ्यों के संबंध में अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। प्राधिकारियों द्वारा दिए गए या लिए गए निर्णय में परिवर्तन करवाना या कार्यान्वयन पर रोक लगाना आदि अभिवेदन क्षेत्र में इतना व्यापक है कि इसमें समाचार पत्रों के संपादकों को संबोधित पत्र हैं, प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाते हैं या शिकायती पत्र आदि भी शामिल इसमें हम ले सकते हैं। और औपचारिकता यानी अभी मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी विरोध हो, कोई भी प्रदर्शन हो, वहाँ रूड नहीं होना चाहिए। उसमें औपचारिकता यानी विनम्रता होनी चाहिए। किस तरह से हमें एक स्ट्राइक करने या कुछ कहना है तो उसके लिए अभी एग्ज़ाम के लिए हम नहीं कराना है उनके बच्चों में मैंने देखा। तो वहाँ पर हम जाते ही सुबह उठ के सभी लोग जाके यूनिवर्सिटी के सामने ठहरेंगे तो वो अच्छा औपचारिकता नहीं होगा। तो औपचारिकता के उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि वहाँ औपचारिकता किस तरह से होनी चाहिए। तो पहले आप सभी लोग मिलके एक संगठना बना के उस संगठना में आप पहले एक निर्णय लेंगे कि इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, क्यों है, उसके तर्क सम्मत अभिव्यक्ति वहाँ पर लिखकर एक लिखित रूप में आप विनम्रता से आपके जो मुख्य ऊपर वाले यानी आपके ही फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में लेंगे तो कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी न जाते हुए पहले प्रिंसिपाल साहब को या प्रधान आचार्य को आप लिखित रूप में उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ वो अभिवेदन वो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, औपचारिकता होनी चाहिए और उसमें क्या विनम्रता भी होनी चाहिए। तो विनम्रता के बिना कोई भी अभिवेदन सही नहीं होता, यानी गाली गलौज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। विनम्रता से ही काम होता है। तो यहाँ पर तू मैं का भाग उसमें नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से अभिव्यक्ति या अभिवेदन का हम 4 तत्व देखते हैं, विरोध या विरोध प्रदर्शन, फिर उसके बाद तथ्यात्मक या और तार्किकता, उद्देश्य की विभिन्नता और औपचारिकता। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो आगे जो आपको दिया जा रहा है खाली उदाहरण है, आपको किस तरह से लिखना चाहिए। तो कोई टाइपिस्ट है, उसको अधिकारी बनना है या पदोन्नति अधिकारी का एफडीसी का पदोन्नति चाहिए, फिर भी नहीं हुआ है तो वो किस तरह से लिखता है। उपयुक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ऐसा वहाँ बोलता है। अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक अभी बैंक में काम कर रहा है, टाइपिस्ट का काम कर रहा है, वो
क्या बनना चाहता है, क्लर्क बनना चाहता है। तो वहाँ उसका समय भी हो गया है क्लर्क बनना, मगर अभी तक नहीं हुआ है। तब वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करता है। एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर रहा है उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो वहाँ व्यक्ति कैसे करता है, मैं इस बैंक में 2 जनवरी 1979 से मैं काम कर रहा हूँ। लिपिक की सेवा मैंने आरंभ किया था। इस दौरान मैंने डैश डैश शाखाओं में काम किया। 1992 में वर्तमान शाखा के में पदस्थ हूँ, यानी मैं जो अभी यहाँ पर काम करके आया हूँ, अभी मैं इस ब्रांच में काम कर रहा हूँ। इन सभी शाखाओं में मेरी जो काम थी वो बहुत ही संतुष्टता से मैंने समाप्त किया है। यानी वर्क हैज़ सेटिस्फैक्ट्री, मेरा वर्क है एज सेटिस्फैक्ट्री, यानी मैं बहुत अच्छे से काम कर चुका हूँ। बैंक सेवा आने के बाद मैंने CAIIB की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिया है और वाणिज्य में मैं स्नातकोत्तर भी हूँ। मैंने कॉमर्स में डिग्री भी किया है। कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं इससे पूर्व अधिकारी वर्ग में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका था। इस वर्ष मैं जून 1994 में या 2020 में मैं अपनी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति परीक्षा में मैं पास हो गया हूँ। और इसलिए मुझे क्या कीजिए आप, इस पत्र के अनुसार दोनों ही प्रकार के विकल्पों में उत्तीर्ण पाने पर पदोन्नति का प्रावधान रखा गया था। इसलिए मुझे योग्यता वाले विकल्प में 48% के अंक मिले हैं, जबकि उत्तीर्णता अंक में इतने मिले हैं। तो उपयुक्त तथ्य से यहाँ स्पष्ट है कि बैंक की घोषित नीति में स्पष्ट व्यतिक्रम हुआ है, तो मुझे फिर भी पदोन्नति घोषित नहीं किया गया है। इतना सब कुछ मैं करने के बाद भी मुझे पदोन्नति नहीं दिया गया है। बैंक के रूल्स के हिसाब से मुझे अन्याय हुआ है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे मामले में क्या कीजिए, वस्तुस्थिति का पुनः विश्लेषण करके मेरी वरिष्ठता एवं योग्यता के वाले विकल्प को लाभ प्रदान कीजिए। मेरी पदोन्नति के मूल तिथि से मुझे पदोन्नत घोषित कीजिए। यहाँ मैं कहते हुए आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूँ। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इसी तरह आपको उनसे भी जो भी हो अपने विचार में उसके थोड़े से उदाहरण मैं यहाँ पर दिया हूँ। आप इसे पढ़ के किस तरह से अभिवेदन किया जाता है उसका एक ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ कहते हुए मैं आज का यहाँ सत्र यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज का जो अभिवेदन है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ कामना करते हुए मेरी आज की जो मेरा सत्र है यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग सही अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। यहाँ कहते हुए मेरा आज का सत्र समाप्त करता हूँ।